मुख्य आयोजिका साहिला प्रवीण जी, विभिन्न संगठनों और खासतौर पर हंगर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हमारे यहाँ इस सभागार में उपस्थित तमाम प्रतिनिधि साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम में आकर मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, उद्वेलित हूँ और सबसे पहले तो मैं हंगर प्रोजेक्ट और खासतौर पर साहिला प्रवीण जी और इनके साथी जिन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ये इतना अच्छा संगोष्ठी है, इतनी अच्छी संगोष्ठी जिससे जाने को मन नहीं कर रहा। हमारी इच्छा थी कि मैं लगातार यहाँ बैठूं, लेकिन खुद साहिला प्रवीण जी इस बात की गवाह है कि मेरा पहले ही से निर्धारित कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को मैंने 1-1.5 घंटा आगे घसका करके इसके लिए समय निकाला है। हमारी और भी इच्छा बढ़ गई थी कि आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी भी उपस्थित हो चुके थे। इनकी बात से हम लोग पहले भी ज्ञान अर्जन करते रहे हैं, इनके भाषण से आज भी लाभ उठाते, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकेगा। तो मित्रों, ये जो संगोष्ठी है बहुआयामी और इसमें कई प्रकार के सवाल जुड़ गए। पंचायतों का सशक्तिकरण, त्रिस्तरीय पंचायत निकायों का सशक्तिकरण, जनसंख्या, फिर जनसंख्या में महिला और पुरुष का अनुपात, फिर 2 बच्चों का कानून, भ्रूण हत्या, तरह तरह के। हालांकि ये सारे तत्व जो इस संगोष्ठी के तत्व हैं अपने आप में ही एक दिन भर की चर्चा के विषय। यहाँ सारे विषयों पर बोलना न उतना आपके पास समय है और न मेरे पास है, लिहाजा मैं अपनी बातों को बहुत ही संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। हम जो बात कर रहे हैं कुछ तो मेरी निजी बात है, मेरे व्यक्तिगत, क्योंकि ऐसा विषय से ही जुड़ा हुआ, कुछ मेरे निजी विचार हो सकते हैं और कुछ सरकार के जो स्टैंड है, जो राज्य सरकार श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार का जो स्टैंड है वही सर्वसाधारण के काम कर होती है, जो सरकारी स्तर का की है। लेकिन चूंकि संवाद है तो मैं निजी भी जो विचार है उसे भी व्यक्त करना चाहूंगा। जनसंख्या अपने आप में क्या है? संसाधन है कि जनसंख्या बोझ है? इस पर देश और दुनिया के डेमोग्राफरों में, जनसांख्यिकी विशेषज्ञों में अभी बहस चल रहा है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, एक ऐसे ही विषय पर जब मैंने सेमिनार आयोजित किया तो देश के सबसे जो बड़े डेमोग्राफर हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए प्रोफेसर आशीष बोस जी, उनको मैंने आमंत्रित किया था। प्रोफेसर आशीष बोस ने जनसंख्या को संसाधन के रूप में कहा, लेकिन जो पटना विश्वविद्यालय के जनसंख्या की विशेषज्ञ हैं और वो बिहार सरकार में उच्च शिक्षा के निदेशक भी रहे, पटना विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति भी रहे, तो उनका कहना था कि एकदम बकवास बात है, जनसंख्या बोझ है। कितना भी कहा जाए कि जनसंख्या संसाधन है, लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूं कि जनसंख्या बोझ है। तो 2 बड़े विशेषज्ञ, एक दिल्ली विश्वविद्यालय और देश में ऑथोरिटी माने जाते हैं, प्रोफेसर आशीष बोस, उनका कहना है कि संसाधन है और यहाँ पटना के जो अपने विशेषज्ञ हैं राज्य के, उनका कहना है कि बोझ है। इस तरह से देश और दुनिया में ये बहस का विषय है। लेकिन अब ये जो महिला और पुरुष का अनुपात देखा जा रहा है, ये अनुपात आपके विचार गोष्ठी से ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 बच्चों का या 2 या 3 बच्चे जो पहले नारा था से 30 साल पहले, उसका परिणाम है कि महिला और पुरुष का अनुपात ये घटा है। जहां तक मैं समझता हूं, हालांकि मैं पूरे मुस्तैदी दावेदारी के साथ, ऑथोरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता कि इस पहले क्या स्थिति थी। जब से जनसंख्या का गणना हो रहा है 1872 से, तब से आप देख लीजिए कि महिला पुरुष का अनुपात क्या था। उसमें तो पहले 2 या 3 बच्चे वाले कानून नहीं था, उसमें भी महिलाओं की संख्या कम ही।
जो मैंने मोटा मोटी अध्ययन किया है, तो ऐसा यह कहना कि जनसंख्या कमने से महिलाओं की संख्या घटेगी, हम इससे सहमत नहीं। महिलाओं की संख्या घट रही है तो संख्या जो बढ़ती भी रहेगी तो भी भ्रूण हत्या एक अलग समस्या मैं समझता हूँ। लड़कियों की भ्रूण की हत्या करना ये अलग समस्या है और जनसंख्या एक अलग विषय है, लेकिन दोनों को जोड़ करके यहाँ आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ कि दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है। दोनों में अब भ्रूण हत्या से केवल जनसंख्या रोकने के लिए थोड़ी होती है, वो तो अलग कारण है, सामाजिक बुराई है कि लड़की को ना आने दिया जाए। लड़की के आने से सामाजिक जो बोझ होता है शादी का, दहेज का, पालन का, कभी कभी शान के लिए भी कई पहले मध्यकाल में ऐसी जातियां भी रही हैं जो शान के खिलाफ समझती थी कि बेटी हो तो उनको जिंदा ही मैंने गाड़ देने का काम करती थी। ऐसे भी ट्राइब्स और काल हुए। जी तो सर बता रहे हैं कि नून चटा दे रहे, तो इस तरह से ये अलग समस्या है जो सामाजिक बुराई। मैंने कहा कि मैं निजी बात भी कहूंगा, तो मैं डॉक्टर भगवंत प्रसाद सिंह जी मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, क्योंकि इनकी ही धारा की राजनीति मैं करता रहा हूं। तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ते हुए बिना तिलक दहेज की शादी की और बिना बारात ले जाकर शादी की, एक विद्यालय में शादी की है। और आपको आश्चर्य होगा यदि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि शादी के बाद हम अपने घर नहीं गए, बल्कि शादी के बाद हमारी पत्नी के घर, यानी कि हमको ही विदा करा के मेरी वाइफ ले गई। तो इस तरह से, और ये मेरी शर्त थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी से पता नहीं अनायास मैं प्रभावित रहा हूँ, तो विषय सरकार महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत कल्पित है। आदरणीय वंश बाबू ने प्रेस पक्ष में बहुत बात करी है। दल के सरकार ने क्या किया गया? आज जो संशोधन है 13 से लागू में सरकार ने बढ़ाया, जो बाधित होगा हाईकोर्ट ने रद्द किया। हाईकोर्ट का रद्द करने पर भी हाईकोर्ट का निर्देश था उस समय के साथ दाव करा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराई सरकार? और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जाके हार पा के जब पंचायतों के लिए पैसा मिलने लगी, तब उससे सरकार ने हार पार के व्यक्तिगत लाइन क्यों नहीं हो, व्यक्तिगत लाइन भी जो नहीं हो, हार पाकर सरकार ने 2001 में चुनाव, दूसरे प्रांतों में कई चुनाव हो गए। एक कम से कम जरूर चुके होंगे केरल वगैरह में, तब से ही तो जनना कर्पूरी ठाकुर जो 1928 चुनाव कराए, जिससे भी वो मंत्री रहे होंगे, उस समय के बाद 2001 में चुनाव होता है और अवसर गंवा दिया राज्य सरकार, दूसरे राज्य सरकार में अवसर को गंवाया। उनको मौके महिलाओं को 50% कर सकते थे, से कम 30% दिया। अन्य राज्यों ने यही किया, उस तरह की सरकार ने यही किया। हम कहते नहीं श्री नीतीश कुमार की सोच कैसे अच्छी नहीं है। देश का पहला राज्य है बिहार, देश का पहला राज्य बिहार है जिसमें आदिवासी को आधा आरक्षण, जितनी आबादी है 50% आरक्षण। हम फर्स्ट हैं, यह ऐसी बात नहीं है। अभी तक समझ रहे कि कोई राज्य ने या अभी तक भारत सरकार के यह कहा गया कि हम गांवों के 50% आरक्षण का व्यवस्था करेंगे, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ अधिवेशन, अभी तक क्यों दिया? अभी तो भारत सरकार क्यों नहीं की है? अभी तक नहीं लागू हुआ। अभी जब 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस होता है, सरकार के तमाम मंत्री थे, मैंने इस मसले उठाया। क्या महिलाओं के 50% आरक्षण न्यूनतम भी है, न्यूनतम में ना होना चाहिए। आप 50 निर्धारित कर दें, राज्यों पर आप तो छोड़ रहे हैं। बात मानदेय और भत्ते का भी उठा दिया गया। सरकार समय से ही मानदेय भत्ता है। जब 2001 में चुनाव हुआ या 2001 में पंचायतों का 2001 में हुआ है, पंचायत में 1 हुआ, 2 में हुआ, उसमें नहीं मानदेय भत्ता मिला। भाई हमने ही किया, जो भी बन पड़ा है, ये श्री नीतीश कुमार की सरकार ही मानदेय भत्ते दी। अभी तक भारत में कई राज्यों में नहीं है, ये कद्दू कर नहीं हुआ। हमने पंचायत प्रतिनिधि की इस मांग को बिहार की तरफ से केंद्रीय मंत्री के समक्ष बहुत कुछ करते हैं। राज्य की अपने सिविल संसाधन हमसे ज्यादा बेहतर आदरणीय बाबू जानते हैं और बोल भी सकते हैं। इस संसाधन का भारत संसाधन आउटसोर्स केंद्र ऐसा हुआ है।
जो डिवेल्यूशन कर का होता है तो आर्टिकल 280 और उससे आगे लेकर उसके जो डिवेल्यूशन है करोड़ों पर अधिकार केंद्र का हमको कैसे दे रहा है। तो जो सीमित संसाधन है उसमें हमारी सरकार का प्रयास कर रही है। पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों इसकी कमियों तमाम लोग अच्छा के आगामी महीने से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा, क्यों नहीं 2001 के चुनाव के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा? इसलिए सत्ता में रहने और विपक्ष में रहने पर थोड़ा फर्क मैं मान सकता हूं सर, लेकिन हमारी सरकार नीतीश कुमार एक कल्पनाशील मुख्यमंत्री, विजनरी मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। हम पंचायतों को और सशक्त करना चाहते हैं फौज से भी, और जिस तरह से भारत सरकार का मंत्रालय है, राज्य सरकार का सचिवालय है और डीएम के समाहरणालय है, उस तरह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण करने जा रही है। तय होगा और ऐसा नहीं कमरे वाला जो कहीं कहीं पंचायत भवन आप होंगे। श्री नीतीश कुमार ने पर्सनल देखरेख में 77 लाख रुपए की लागत से पंचायत सरकार बनाने का निर्णय लिया है और राज्य के तमाम 8,442 ग्राम पंचायत में 77 लाख रुपए की लागत से पंचायत सरकार भवन बनाने जा रहा है। और यह कार्यक्रम भी इस वर्ष से शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट की स्वीकृति अब हफ्ता 10 दिन इसको मिलने वाला है। कई बार इसका हुआ, लेकिन रेट रिवाइज महंगाई के चलते ये हो जाता है। तो हम पूरे तौर पर मुस्तैद हैं, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चौहान या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गठबंधन अपना, हमारी सरकार जमीन पर उतार रही और उतारने के लिए करती। राज्य सरकार के यह प्रस्ताव नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सरकार की ओर से बता दूं, क्योंकि जब मैं 12 अक्टूबर को ग्रामीण कार्य के अलावा पंचायती राज विभाग का बहुत गलत, उस समय एक पत्रकार ने हमसे पूछा, दैनिक जागरण के श्री नवीन मिश्रा जी ने हमसे कहा, पहला ही दिन है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उन्होंने कहा कि नगर निकायों में 2 बच्चों का कानून लागू है, क्या आप ग्राम पंचायतों में लागू करेंगे? हमने कहा कि ये विचार अच्छा, और मैं आज भी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि निजी विचार हैं, जनसंख्या हम भी जेपीसी वाले सोच के, हम आशीष बोल जी वाले नहीं, हम जेपी सिंह वाले सोच के, क्या जनसंख्या बोझ है इसको हम मानते हैं। और मेरा दिमाग है, मेरी सोच है, इसको कोई विद्वान इसको दूर करेगा। लेकिन यहाँ इतनी गरीबी है कि इस बच्चा को और इस मेहनत और आमदनी का जरिया हमारा जो बाली खेत में जुटा है, मजदूर का पट्टा उसको बेच रहा कि बाली खेती कर जाए, उसके बाद गरीब के बच्चे जाके बाली चुनते हैं। उसको कितनों हम समझाएं कि 2 बच्चा रखे तो उसको रिसोर्स के रूप में जा रहा। तो इस गरीबी की हालत में, अशिक्षा की हालत में ये तमाम जनता को विकास नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि विचार के रूप में ये अच्छा विचार है, लेकिन इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा। अच्छा में क्या बुराई है? हमारा देश, हमारी संस्कृति की तो खिली हुई खिड़कियां हैं, या तरह तरह के विचार आए हैं और आज भी आते रहते हैं। तो विचार चलने में कोई हद नहीं है, लेकिन सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो या कोई सरकार, हमारी सरकार यही कहा, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिसको सामाजिक स्वीकृति ही मिले, या समाज उसको स्वीकार नहीं कर, समाज को व्यवस्था करने के लिए, सरकार प्रबंधन करने के लिए, न कि उसमें आरती फैला देने के लिए। तो हमने कहा कि जब तक सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है, नगर निकायों में सुषमा जी इसलिए समझ के किया गया कि नगर निकायों में अपेक्षाकृत गरीबी कम है और अपेक्षाकृत शिक्षा ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ के लोग शायद समझें इसको। लेकिन ग्राम पंचायतों में आबादी ज्यादा है, शिक्षा ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, तो वहां समझना और करना इसको मुश्किल है। मैंने कहा कि बहस का विषय हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार में पुनः कहता हूं, दोहराता हूं, जो 12 अक्टूबर 2011 को बात कही है, आज भी कहता हूं, कहीं कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है, कोई सरकार में संचिका नहीं खुली हुई है, कोई विचार ऐसा विचाराधीन नहीं है कि पंचायती राज संस्थाओं में ये व्यवस्था लागू की जाए। इसलिए आप आश्वस्त हैं और तमाम लोगों को आश्वस्त रखें, जो भी बहस की गुंजाइश इसमें है और बहस चलना चाहिए। जिस तरह की संवाद आप चला रहे हैं, संवाद चलना चाहिए। हम तो ये भी संवाद चाहेंगे कि आपने ठीक ही कहा कि खाली नगर निकाय और ग्राम पंचायत को एमएलए में भी लागू हो, एमपी में भी लागू हो, लेकिन एमएलए और एमपी में तो हम नहीं लागू कर सकते, रघुवंश बाबू लागू कर रहे हैं, हालांकि संसद इसको लागू कर सकता, तो ऊपर से लागू करें। तो मित्रों, आपने बहुत ही अच्छा ये समारोह किया है, बहुत ही अच्छा किया है और
चाहेंगे सायरा परवीन जी कि आप हमको और पहले से प्रोग्राम लेकर दिन भर आप लोगों का विचार सुना जाए, और आपके बीच से हम जा रहे हैं यही आश्वासन के साथ कि आप निश्चिंत रहें। हमारे विभाग में, हमारे सरकार के समक्ष दो बच्चों का कोई कानून विचाराधीन नहीं है, और हर स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए हम मुस्तैद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।